नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग घटना चक्र की आंख वाली दृष्टि से करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग घटनासार पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब आंख वाली दृष्टि को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके 4 वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम लोग ये 5वां वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आर्थिक परिदृश्य को तैयार करेंगे और इस आर्थिक परिदृश्य में विशेष रूप से इंडियन बजट और यूपी बजट के साथ-साथ इकोनॉमिक सर्वे भी तैयार करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान 2023-24 के लिए जनवरी में जारी किए गए। यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसको जारी कौन करता है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या फिर कहें मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है इनको जारी करता है, याद रखिएगा। तो चाहे मॉस्पी दे दिया जाए या फिर NSO, आप कर दीजिएगा। राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम जारी किए गए 2023-24 में। दोस्तों, जो प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय है वो चालू कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर हम देखेंगे। स्थिर कीमतों पर प्रायः ये कम होती है और चालू कीमतों पर अधिक होती है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूड हो जाता है, मुद्रास्फीति का जो प्रभाव होता है वो भी जुड़ जाता है। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो शुद्ध राष्ट्रीय आय निकाली जाती है उसका वर्तमान में आधार वर्ष कितना है? बेस ईयर 2011 से 12, याद रखिएगा। तो पहले हम चालू कीमतों पर देखते हैं, पहले स्थिर कीमतों पर देखते हैं। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय कितनी है? तो 1,04,550, ठीक है, या फिर कहें 1,05,000, याद रखिएगा। तो ये हो गई है स्थिर कीमतों पर। और चालू कीमतों पर दोस्तों देखते हैं तो 1,85,854 या फिर कहें 1,90,000, पूरा पूरा याद रखिए तो आप भूलेंगे नहीं। तो 1,90,000 जो है वो चालू कीमतों पर है और स्थिर कीमतों पर 1,05,000 है। इसके साथ ही एक और फैक्ट यहाँ पर जो दिया गया है उसको भी तैयार कर लीजिए। जो GDP है वो वर्तमान में चालू कीमतों पर कितनी है? तो 296 लाख करोड़ रुपए, याद रखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी प्रतिक्रिया को भी भेज दिया कीजिए। उससे जो है ना मुझको काम करने के लिए दिशा और दशा के साथ साथ प्रोत्साहन भी प्राप्त होता है। तो थोड़ा कष्ट उठा के वो काम कर दिया कीजिए। अब अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकता है। 16वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है 31 दिसंबर 2023 को। किस संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 में। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसका उल्लेख संविधान में है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वित्त आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। किस क्रम के आयोग का गठन हुआ है? 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है। पहली बार दोस्तों 1951 में इसका गठन हुआ था। जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? KC नियोगी। तो अब जो 16वां वित्त आयोग गठित हुआ है उसके अध्यक्ष कौन है? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया होंगे। ये दोस्तों नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं 2015 में। आप सभी को पता है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। ये तीसरे क्रम के हैं, याद रखिएगा। इनसे पहले BBR सुब्रमण्यन थे। ऋत्विक रंजनम जो हैं दोस्तों 16वें वित्त आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा। ये आयोग क्या करेगा दोस्तों? आप सभी जानते हैं संघ और राज्यों के बीच जो करों का बंटवारा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ साथ जो राज्यों के राज्य वित्त आयोग हैं उनकी जो सिफारिशें हैं और वो सिफारिशें पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए बजट की मांग या फिर पैसे की मांग से संबंधित हैं, तो उनके लिए जो केंद्रीय वित्त आयोग है वो आवश्यक उपाय सुझाएगा। ठीक है, सीधे साधे शब्दों में कहें कि जो राज्य के वित्त आयोग हैं वो पंचायतों और नगर पालिकाओं के विकास के लिए पैसा, केंद्र से पैसा लेने की संस्तुति किससे करेंगे? केंद्रीय वित्त आयोग से। अगला आर्टिकल है भारत का विदेशी ऋण सितंबर 2023 के अंत तक का यहाँ पर डेटा दिया गया है। क्वेश्चन पहला ये बनता है कि यह अनुमान जारी कौन करता है? आंकड़े जारी कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय में एक विभाग है आर्थिक कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तिमाही आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो सितंबर अंत 2023 में जो है भारत पर विदेशी ऋण कितना है? तो $635 बिलियन, याद रखिएगा। GDP और जो विदेशी ऋण है उसका अनुपात कितना है? 18.61%। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के विदेशी ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? डॉलर की। दूसरे स्थान पर रुपया है। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा।
बाकी दोस्तों आंकड़ों का समंदर है, ये वाला जो सेक्शन है मैगजीन का, आंकड़ों का समंदर है। तो यहाँ पर वास्को डी गामा बनने की आवश्यकता नहीं है, ना ही रैट माइनिंग करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें दे रहा हूँ वही अच्छे से तैयार कर लीजिए। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, राष्ट्र को समर्पित किया गया? बेंगलुरु में। इसका निर्माण आईआईटी मद्रास और लार्सन एंड टुर्बो जो कंपनी है, दोनों ने मिलकर किया है। आईआईटी मद्रास दोस्तों, इसकी पहली शाखा जो है कहाँ खोली गई है? तंजानिया में, याद रखिएगा। तंजानिया के जंजीबार में। जंजीबार किस लिए जाना जाता है दोस्तों? लौंग के लिए। तंजानिया है कहाँ दोस्तों? तंजानिया जो है वो अफ्रीका में है। राजधानी इसकी डोडोमा है, डोडोमा। और जो प्रीति अगलायम नाम की जो महिला हैं, वो इसकी चांसलर नियुक्त की गई हैं, याद रखिएगा। कहाँ के लिए? वहीं जो तंजानिया में इसका जो परिसर खोला गया है वहाँ पर। ऐसे ही दोस्तों डिकिन यूनिवर्सिटी जो है उसने अपना एक परिसर खोला है, कहाँ? गिफ्ट सिटी में, याद रखिएगा। और एक और है कोई संस्थान जिसने यूएई में अपना परिसर खोला है, वो कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान या फिर कहें नेशनल हेल्थ अकाउंट्स 2019 से 20 के बीच के अनुमान जारी किए गए हैं। और इसमें कहा गया है कि देश के कुल जीडीपी में जो सरकारी स्वास्थ्य व्यय है उसकी हिस्सेदारी कितनी है? तो वो 2014-15 में 1.13% थी, वो बढ़कर अब कितनी हो गई है? 1.35%। तो ये कहीं न कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं और सरकार के ध्यान देने का परिचायक है कि जो व्यय है वो बढ़ा है। तो पहले वाला आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अभी कितना हो गया है 2019-20 में? 1.35%। आंकड़ा 19-20 का है, लेकिन जारी अभी हुआ है, याद रखिएगा। और इसी अनुमान के आधार पर कहा गया है कि जो कुल स्वास्थ्य व्यय है, उस स्वास्थ्य व्यय में एक व्यक्ति का कितना पैसा खर्च होता है? तो 4863 रुपए, याद रखिएगा। विदेश व्यापार नीति को देखते हैं, कब जारी की गई? 31 मार्च 2023 को। किसके द्वारा? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। मंत्री कौन है इसके? क्या नाम है उनका? पीयूष गोयल पीजी। उन्होंने इसको जारी किया। और इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। 2030 तक जो भारत का निर्यात है उसको $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई है, याद रखिएगा। इसके साथ ही 4 नए शहरों फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी, इनमें निर्यात उत्कृष्टता शहर, इन्हें जो है निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। निर्यात उत्कृष्टता शहर बोले तो निर्यात उत्कृष्टता शहर क्या हो जाएगा? हिंदी में ही रखो, ये ढक गया है यहाँ पर। एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, खैर टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, याद आ गया, के रूप में इनको विकसित किया जाएगा। यहाँ पर जो मेन बात है वो आपको ये याद रखनी है कि इसमें एक जो शहर है फरीदाबाद, वो हरियाणा का है, बाकी 3 जो हैं वो यूपी के हैं। तो यदि सीधे-सीधे पूछ लिया जाए कि यूपी के कितने शहरों को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की बात जो है नई विदेश व्यापार नीति में की गई है, तो 3, तीनों के नाम भी याद रखिएगा। प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम दोस्तों 2023 ये पारित हो गया है, इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी। और ये जो संशोधन अधिनियम है, ये पुराने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन करता है। ये वही प्रतिस्पर्धा अधिनियम है जिसके आधार पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन 2003 में किया गया, जो भारत में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने का काम करता है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले लेन देन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी की आवश्यकता जो है अब अनिवार्य कर दी गई है इस संशोधन के माध्यम से। ये एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। पीएम मित्र पार्क की बात करें, इनका संबंध किससे है? तो टेक्सटाइल उद्योगों से है। टेक्सटाइल उद्योग के उत्थान के लिए जो है पीएम मित्र पार्क गठित करने की बात कही गई। कुल कितने? तो 7, ये संख्या भी याद रखिएगा। पीएम मित्र की फुल फॉर्म देख लेते हैं। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरेल। तो ये पार्क दोस्तों कहाँ-कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तमिलनाडु के विरुधनगर में, तेलंगाना के वारंगल में, कर्नाटक के कालाबुर्गी में, महाराष्ट्र के अमरावती में, गुजरात के नवसारी में और मध्य प्रदेश के धार में, लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। तो जब आप मैप देखेंगे तो मैप में पाएंगे कि एक गुजरात हो गया और बीच वाला राजस्थान हो गया। राजस्थान है इसमें? नहीं है। मध्य प्रदेश, बीच वाला मध्य प्रदेश हो गया और फिर उसके ऊपर यूपी हो गया। तो 3 तो हो गए नॉर्थ के, उत्तर भारत के। बाकी केरल
और आंध्र प्रदेश को छोड़ के जो दक्षिण भारत में राज्य हैं कौन कौन से, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इन स्थानों पर पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर जो है इसमें शामिल है लखनऊ, जहां पर पीएम मित्र पार्क स्थापित किया जाएगा। पीएम मित्र जो है प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित हैं। इस 5F का तात्पर्य क्या है, क्रम से याद रखिएगा, हो सकता है कि आपसे यही पूछ लिया जाए। तो फार्म टू फाइबर, फार्म मतलब खेत से, फाइबर मतलब रेशे तक, फाइबर टू फैक्ट्री, वही फाइबर मतलब जो कपास है वो फैक्ट्री में जाएगा, और फैक्ट्री टू फैशन, फैशन में आएगा, कपड़ा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, और फैशन टू फॉरेन, उसको विदेश में निर्यात कर दिया जाएगा। यदि इस चक्र का पालन जो है वो टेक्सटाइल उद्योग करेंगे तो निश्चित ही उनका उत्थान होगा। और इन पार्कों के माध्यम से सरकार इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रही है, याद रखिएगा। यह योजना 2021-22 से लेकर 2027-28 की अवधि के लिए चलाई जा रही है, जिसके लिए 4445 करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय भी निर्धारित है। अब केंद्रीय बजट देखते हैं दोस्तों, मेन पॉइंट इसके देखेंगे। 1 फरवरी को जारी किया जाता है। किसने किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ये दूसरी महिला जो है वो वित्त मंत्री हैं, याद रखिएगा। बजट अनुमान जो है दोस्तों सदी के नए दशक का तीसरा है। इसके साथ ही अमृतकाल का यह पहला आम बजट है। अमृतकाल का पहला आम बजट है। अमृतकाल आप सभी जानते हैं, हम लोग आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं, और 75 वर्ष से आगे चलकर 100 वर्ष के जो बीच का काल है, 25 वर्ष का काल, उसी को अमृतकाल कहा जाता है। तो अमृतकाल का ये पहला बजट है, याद रखिएगा। और जो 1 फरवरी को लॉन्च होगा वो दूसरा बजट होगा। इसके आकार को याद रखना, कितना? 45.03 लाख करोड़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें सप्तऋषि या फिर 7 प्राथमिकताओं पर आगे बढ़ने की बात कही गई है, या फिर कहें कि बजट के जो स्तंभ हैं वो कितने हैं? 7, याद रखिएगा, जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। तो ये सप्तऋषि कौन कौन से हैं उन पे अभी हम लोग आगे बात करेंगे। कुछ और घोषणाएं जो हैं उनको देखते हैं। चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 7% होने का अनुमान लगाया गया है। अगला जो पॉइंट है वो है खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को 1 जनवरी 2023 से पीएम गरीब कल्याण योजना को लागू करने की बात इस बजट में की गई है, याद रखिएगा। उसको लागू भी कर दिया गया है। 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 2 गुना से अधिक हो गई है, ऐसा बजट में कहा गया है। कितनी हो गई है? 1.97 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। अभी आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी है। जो आंकड़े नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने जारी किए हैं 1,86,000, तो लगभग उतनी ही बजट में भी बताई गई है, थोड़ी सी ज़्यादा है। फिर है इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इनको हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर जर्मनी, चौथे नंबर पर जापान और 5वें नंबर पर इंडिया। यूके को इंडिया ने पीछे करके 5वां स्थान प्राप्त कर लिया है। अब जो सप्तऋषि हैं उनको देख लेते हैं। पहला है समावेशी विकास, दूसरा है समावेशी विकास को देखते हैं। इसमें कृषि वर्धक निधि को स्थापित करने की बात कही गई है, कृषि एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड जिसको कहते हैं। और इसके साथ ही आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, जिसके तहत 2200 करोड़ रुपए के माध्यम से के खर्च से आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। अगला, श्री अन्न उत्पादक देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा भारत है, और दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न निर्यातक देश है, याद रखिएगा। श्री अन्न से तात्पर्य यहाँ पर मोटे अनाज से है, और वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, याद रखिएगा। पहला कौन सा है दोस्तों? अफ्रीका। भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? पहला क्वेश्चन ये है, तो हैदराबाद में है। यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा, ऐसा इस बजट में कहा गया है। अगला जो मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो व्यय होता है उसमें वृद्धि की गई। कितनी? 2019 में जो 1.4 था वो 2023 में 2.1 या फिर कहें 2% कर दिया गया, जीडीपी का 2%। ऐसे ही शिक्षा पर जो खर्च था वो 2.9 कर दिया गया, या फिर 3%, याद रखिएगा। दूसरा जो स्तंभ या फिर प्राथमिकता है जो कि सप्तऋषि का ही भाग है, वो क्या है? अंतिम छोर तक पहुँच। जो योजनाएं हैं उनकी पहुँच जो है समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक हो जाए, ऐसा कहा गया है। तो आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम
को शुरू किया गया, जिसमें 500 ब्लॉकों को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया। और हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा गया कि जो तमिलनाडु नहीं दोस्तों, तेलंगाना का एक ब्लॉक है तिरयानी ब्लॉक, उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। इन ब्लॉकों का जो है विकास किस तरह से किया जा रहा है, उस आधार पर रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें पहला स्थान तिरयानी ब्लॉक को प्राप्त हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट तीसरा स्तंभ है या फिर तीसरी प्राथमिकता है। और उसमें कहा गया है कि जो RIDF है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़क पुलिया उलिया निर्माण के लिए जो RIDF का गठन किया गया, ठीक उसी तर्ज पर शहरों में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए UIDF के गठन का प्रावधान जो है वो इस बजट में घोषणा के तहत बताया गया। UIDF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसका प्रबंधन कौन करेगा? तो राष्ट्रीय आवास बैंक। चौथी प्राथमिकता क्या है? सक्षमता को सामने लाना। सातों प्राथमिकताएं आपको याद रखनी है। मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? जो सिविल सेवक हैं उनकी क्षमता निर्माण से संबंधित है, याद रखिएगा। और इसी क्षमता निर्माण के लिए आईगाट कर्मयोगी नामक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। क्षमता निर्माण मतलब जो सिविल सेवक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से काम कर सकें, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। ये सब काम जो हैं प्राथमिकता 4 में शामिल किए गए हैं। पांचवी प्राथमिकता क्या है? हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट। मोदी जी के द्वारा पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ मिशन की शुरुआत की गई थी, जो कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की संकल्पना से संबंधित है। ठीक है, तो जो युवा वगैरह हैं उन सबको जो है मोदी जी के जो लाइफ मिशन है उसके माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाइए ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। PM प्रणाम योजना की घोषणा की गई। ये क्या है दोस्तों? पृथ्वी माता के पोषण और उनके सुधार से संबंधित योजना है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर ध्यान देने का लक्ष्य रखा गया है। PM प्रणाम। गोवर्धन स्कीम दोस्तों क्या है? ग्लैवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें कहा गया है कि 500 नए वेस्ट टू वेल्थ जो कचरा है उसको धन में परिवर्तित करने के लिए, मतलब रिसाइकलिंग के लिए जो है 500 प्लांट स्थापित किए जाएंगे गोवर्धन स्कीम के तहत। मिष्टी क्या है दोस्तों? मैंग्रोव संरक्षण। मैंग्रोव वन आप सभी जानते हैं खारे जल में उपजते हैं, तो वहीं पर जो है उन्हीं के विकास से संबंधित है। उनके पौधारोपण के लिए, तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल। जो तटीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनकी आमदनी जो है मैंग्रोव से होने लग जाए या फिर जो हो रही है वो बढ़ जाए, उसी के लिए मिष्टी योजना की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। मिष्टी की फुल फॉर्म देख लीजिए, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। छठी प्राथमिकता है युवा शक्ति। सातवीं प्राथमिकता है वित्तीय क्षेत्र। आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र की घोषणा जो है इसमें की गई है, जिसमें 2 वर्ष की अवधि के लिए महिलाओं को 2 लाख रुपए तक धन को अपने बैंक खाते में जमा करने का प्रावधान किया गया है, जिस पर उन्हें लगभग 8% का ब्याज प्राप्त होगा। वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है, याद रखिएगा। और इसकी अवधि कितनी है? 23 से 25 तक। और इसमें जब इनरोल हो जाएंगी तो महिलाओं को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। कुल प्राप्तियां दोस्तों राजस्व और पूंजीगत के रूप में उनको बांटा जाता है, तो उसमें 58% जो है, लगभग 58.5% जो प्राप्तियां हैं वो राजस्व से हुई हैं, जबकि शेष 41.5% जो प्राप्तियां हैं वो पूंजीगत क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, याद रखिएगा। इसी तरह से जो व्यय है उसको देखते हैं। 77% व्यय जो है वो राजस्व खाते से है, जबकि शेष जो बचा हुआ है लगभग 23% वो पूंजीगत खाते पर है, याद रखिएगा। टैक्स की बात करें दोस्तों तो जो रिबेट की सीमा है नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया, जो पहले 5 लाख थी। तो जो व्यक्ति 5 लाख तक की आमदनी वाला था, उससे ऊपर कमाता था, तो उसको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब जो है उसको छूट दे दी गई। अब वह सीमा 5 से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। वहीं टैक्स स्लैबों की बात करें तो पहले 6 टैक्स स्लैब हुआ करते थे, उनको घटाकर 5 कर दिया गया है। और जो छूट की सीमा पहले 2.5 लाख रुपए हुआ करती थी उसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। तो जो स्लैब हैं उनको देख लेते हैं, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 3 लाख तक आय यदि है तो टैक्स 0 रहेगा। 3 लाख से 6 लाख, 3 और जोड़ दीजिए, 3 लाख से 6 लाख
5% टैक्स देना पड़ेगा। 6 से 9 लाख, इनमें 3 जोड़ते चलिए। 6 से 9 लाख पर 5 दूनी 10, 10% टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख तो 5 तियां 15%, और 12 से 15 लाख 5 चौका 20%, और 15 लाख से यदि अबव है, ऊपर है, तो 25% के बजाय 30% लगेगा, याद रखिएगा। देश की अधिकतम कर की दर जो है वो कितनी है? 42.74%। अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्राप्त प्रदान करने के लिए देश में कितने अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र जो है वो खोले जाएंगे? 30। ये संख्या भी याद रखिएगा। राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, याद रखिएगा। बजट 2025-26 तक जो राजकोषीय घाटा है वो कितना रखने का लक्ष्य रखा गया है बजट में? तो 4.5%, याद रखिएगा। अब बात करते हैं सर्वाधिक व्यय वाली मुख्य मदें। सर्वाधिक व्यय जो है ब्याज भुगतान पे होता है, लगभग 20%। इनका क्रम आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद दूसरा, राज्यों का हिस्सा लगभग 18%। तीसरा, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। तो ये तीनों क्रम आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं, इसके साथ ही यहाँ भी देख लेते हैं, कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है। कुल बजट का 8% जो है वो रक्षा व्यय और 7% जो है वो सब्सिडी पर खर्च किया जाएगा। बजट की मदें जिनसे सरकार को सर्वाधिक प्राप्तियां प्राप्त होती हैं, कौन कौन सी मदें हैं? उधार और देयताएं, यहाँ से सर्वाधिक पैसा मिलता है सरकार को, लगभग 34%। फिर जीएसटी, फिर निगम कर, लगभग 15%। तो याद रखिएगा, तीनों को क्रम से याद कर लीजिएगा, कभी कभी क्रम आपको अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है। राजस्व घाटा दोस्तों बजट में कितना अनुमानित है? तो 4.1%। राजकोषीय घाटा 6.4%। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा। 1 मिनट, ये हमको पुराना याद नहीं रखना है, नया वाला याद रखना है 2023-24 के लिए। तो जो 23-24 के लिए राजस्व घाटा है वो 2.9% अनुमानित है, और राजकोषीय घाटा 5.9%, प्राथमिक घाटा 2.3% और प्रभावी राजस्व घाटा 1.7%। बजट में जो सकल राजस्व है दोस्तों वो प्रत्यक्ष करों से कितना आया है? लगभग 54.5%, और अप्रत्यक्ष करों से कितना आया है? 45%। शीर्ष 3 कर राजस्व कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा जीएसटी से प्राप्त होता है, दूसरा स्थान निगम कर का है, और तीसरा इनकम टैक्स का। तीनों को क्रम से याद कर लीजिएगा। अब योजनाओं के लिए कितना धन आवंटित किया गया उनको देख लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया? 60,000 करोड़ का। तो इसमें जो रोजगार गारंटी योजना है, कार्यक्रम है, इसमें किसान काम करते हैं, तो पीएम किसान जो योजना है उसके लिए भी कितना धन निर्धारित किया गया है? 60,000 करोड़। तो चाहे नरेगा हो चाहे पीएम किसान, दोनों में समान राशि आवंटित की गई है। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। फिर यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए तो 36,785, और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,953 रुपए आवंटित किए गए हैं, करोड़ रुपए। आर्थिक समीक्षा की बात करते हैं तो बजट पेश करने के एक दिन पहले इसको संसद में प्रस्तुत किया गया, और इसमें बताया गया कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। और इसी आर्थिक समीक्षा के आधार पर आपको यहाँ पर फसलों के उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। इन पर एक वीडियो मैंने लेटेस्ट आपको उपलब्ध कराई है, देख लीजिएगा, अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग सरसरी तौर से देख लेते हैं। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर पंजाब। गेहूँ उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर पंजाब। मक्का उत्पादन में आप पहला याद रखिए, मक्का में का है और कर्नाटक में भी का है, तो मक्का उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पे है। कुल मोटे अनाजों की बात करें, मोटे अनाज इस बार याद रखना है क्योंकि मोटे अनाज का वर्ष है 2023। कर्नाटक पहले स्थान पे है, राजस्थान दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। मोटे अनाज आप लोग जान ही रहे हैं, कम जहाँ पानी और मृदा जो है कम उपजाऊ है, पानी की कमी रहती है, वहीं पर इनका उत्पादन होता है। तो कर्नाटक पहले, राजस्थान दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। अरहर की बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। कुल दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे। चना उत्पादन में दोस्तों महाराष्ट्र पहले स्थान पे। कुल खाद्यान्न में आपको क्रम याद रखना है, यूपी पहले स्थान पे, एमपी दूसरे स्थान पर, पंजाब तीसरे स्थान पर। मूंगफली में दोस्तों गुजरात पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर। ठीक है, मूंग में गा है, मूंगफली में गा, गुजरात में भी गा है। ठीक है, गुजरात और दूसरे स्थान पर है राजस्थान।
सरसों की बात करें तो राजस्थान पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर। वहीं बात करें सोयाबीन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महाराष्ट्र पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर। इससे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश पहले पर हुआ करता था, काफ़ी लंबे समय तक मध्य प्रदेश पहले स्थान पर ही काबिज रहा। तो सोयाबीन की ही तरह दोस्तों पहला स्थान चने उत्पादन में भी महाराष्ट्र का पहला स्थान है। कुल तिलहन की बात करें दोस्तों तो सेम एज सरसों उत्पादन में जब राजस्थान पहले स्थान पे है, तो तिलहन उत्पादन में भी राजस्थान पहले स्थान पे है। वही हाल मध्य प्रदेश का है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। गन्ना उत्पादन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, कर्नाटक तीसरे स्थान पर। और चीनी उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर हो गया, ये भी याद रखिएगा। कपास उत्पादन में दोस्तों गुजरात पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। ठीक है, गुजरात मतलब गुजरे रात। ठीक है, कपास को ओढ़कर, रजाई को ओढ़कर गुजरे रात, रात मतलब राष्ट्र मतलब महाराष्ट्र, तो दोनों को याद रखिएगा। जूट या फिर मेस्ता की बात करें तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर, असम दूसरे स्थान पर। जो वीडियो आपको मैंने उपलब्ध कराई है उसमें थोड़ा सा सुधार, मैंने जैसे बताया, सुधरवा तो आपको पहले दिया वीडियो में ही, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको बता दूँ, वहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने असम पहले कर दिया है। आयात की दृष्टि से दोस्तों शीर्ष देश चीन, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका पहले दूसरे तीसरे स्थान पर हैं। इनको ठीक उल्टा कर देना, इसको पलट देना, तो हमारा निर्यात हो जाएगा। मतलब भारत किन देशों को सर्वाधिक निर्यात करता है, तो जब निर्यात के लिए आंकड़े हम याद करेंगे तो नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है जहां हम निर्यात करते हैं, संयुक्त अरब अमीरात दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर। चीन से हम आयात ज़्यादा करते हैं। अब देखते भी हैं चाइनीज आइटम। उत्तर प्रदेश के बजट अनुमान देखते हैं दोस्तों। कब प्रस्तुत किया गया? 22 फरवरी को। किसने प्रस्तुत किया? वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसका आकार कितना है दोस्तों? तो 6.9 लाख करोड़। तो 6 और 6 को उल्टा कर देना तो 9 मिल जाएगा, 6.9 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। और केंद्र का बजट कितना है? 45.03 लाख करोड़। तो कन्फ्यूज मत होइएगा। त्वरित सर्वसमावेशी विकास को समर्पित यह बजट था। अमृतकाल का ये भी पहला बजट है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश इसके केंद्र में है। देश की जीडीपी, इस बजट में कहा गया है कि देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% है, याद रखिएगा। देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार जो है वो उत्तर प्रदेश है। 2021-22 में जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन 23-24 में 16 को उल्टा कर दीजिए, 16 का जो 6 है वो उल्टा कर दीजिए, 19% जो है जीएसडीपी में वृद्धि अनुमानित है, याद रखिएगा। और कहा गया है कि 2017 से पूर्व बेरोजगारी दर जो 14% थी वो घटकर 4.2% रह गई है। तो पुरानी याद रहे या ना रहे, लेकिन नई जरूर याद रखनी है। कितनी बेरोजगारी दर है यूपी में? 4.2%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। और आवास योजना, शौचालय निर्माण, एमएसएमई उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन, डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धन हस्तांतरण, इन सब मामलों में देश में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त है। दुग्ध उत्पादन, गन्ना और चीनी और इसके साथ ही एथेनॉल आपूर्ति में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। किसानों को अनुदान जो कि डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है, उस मामले में भी, उसके भुगतान में भी यूपी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अटल पेंशन योजना में भी पहला स्थान प्राप्त है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि मनरेगा के तहत यूपी ने 26.29 लाख मानव दिवस सृजित कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। 26.29 लाख दिवस, याद रखिएगा। देश में व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में 12 स्थानों का सुधार हुआ है और 12 स्थानों का सुधार करते हुए यूपी दूसरे स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है। सुदूर ग्रामों को विकास खंडों और कस्बों से जोड़ने के लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस चलाने की बात बजट में की गई है। जो कृषक हैं दोस्तों, उनको खेती की नवीन तकनीकों से प्रशिक्षित करने के लिए राज्य में द मिलियन फार्मर्स स्कूल आयोजित किए जाएंगे, ये घोषणा बजट में की गई है। यूपी के कुशीनगर जिले में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को स्थापित करने की घोषणा की गई है। कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला जो उद्योग है वो है हथकरघा उद्योग, याद रखिएगा। वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल और गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 प्रख्यापित की गई। इसके साथ ही
विंध्याचल धाम में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, देवीपाटन मंडल में पाटेश्वरी देवी और मुरादाबाद में जो है मुरादाबाद राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव जो है वो बजट में रखा गया है। 50 करोड़ रुपए जो है प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए आवंटित किए गए हैं। वर्तमान में यूपी में वनावरण और वृक्षावरण दोनों जोड़ के कितना है 9.23%। वन स्थिति रिपोर्ट पर एक वीडियो आपको उपलब्ध कराई है, उसको तैयार कर लीजिएगा। कई क्वेश्चन आपको कई क्वेश्चन तो नहीं, एक क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिया जाता है। एकदम क्रिस्पी नोट्स आपको वो उपलब्ध कराया है, थोड़ा सा पढ़ के आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 9.23% है, जिसको 2030 तक बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 30 का आधा है 15%, याद रखिएगा। दोस्तों, अनुपूरक अनुदान मांग अभी हाल ही में नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधानमंडल में प्रस्तुत की गई। कितने रुपए की थी दोस्तों? अनुपूरक मांगे क्या होती हैं? अनुदान की मांगे। सरकार को जब अपनी योजनाओं के लिए पैसे की कमी पड़ जाती है पुराने बजट के तहत, तो अन्य पैसे को जो है अनुपूरक अनुदान मांगों के माध्यम से सरकार प्राप्त करती है। तो ये पैसा इस बार कितना है? 28,760 करोड़, याद रखिएगा। ये किस लिए अनुपूरक अनुदान मांगे रखी गई? किसानों को निजी ट्यूबवेल कनेक्शनों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 900 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी। इसके साथ ही जो गन्ना की सहकारी चीनी मिल एसोसिएशन है उसे 400 करोड़, लेकिन ये किसानों वाला याद रखिएगा 900 करोड़। तो अब पूरा बजट मिला के फरवरी वाला और अभी का मिला के उस बजट का आकार कितना हो गया? 6.9 ट्रिलियन। नहीं, 6.9 पहले था, अब जो है कितना हो गया? अनुपूरक बजट को शामिल करने के बाद 7.19 ट्रिलियन, ये याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा दोस्तों कितना अनुमानित है बजट में? तो 3.48%। कुल उधार और अन्य दायित्व जो हैं वो राज्य पर कितने हैं? 32%, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा को देख लेते हैं, तो कहा गया है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है? 9.64%। ये जो है स्थिर कीमतों पर है, लेकिन चालू कीमतों पर कितनी है? 16.76%। स्थिर वाली छोड़ दीजिएगा, चालू वाली जरूर याद रखिएगा। 2021-22 के जो अनुमान है उसमें कहा गया है कि जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं यूपी के, वो चालू कीमतों पर उनकी ग्रोथ रेट कितनी रही है? तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर, उसकी 16%, सेकेंडरी की 14%, 15 मान के चलिए 15%, और जो टर्सरी सेक्टर है या फिर सर्विस सेक्टर है उसकी कितनी है? 14%। तो सर्वाधिक किसकी है? प्राइमरी सेक्टर की, याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र की। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय आधार वर्ष कौन सा? 11-12 कितनी हो गई है दोस्तों? 70,792 रुपये। वहीं भारत की बात करें तो हम पीछे पड़ चुके हैं। भारत की कितनी है चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय? 1,90,000 रुपये। वहीं बात करें यूपी की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 42,525 रुपये। और भारत की कितनी है स्थिर कीमतों पर? 1,05,000 रुपये। यहाँ पर 1,45,000 हो गया, इसको सुधार लीजिएगा। स्टैंड अप इंडिया योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत दोस्तों उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, और जो पीएम जनधन योजना है उसमें भी खाते खोलने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। उत्तर प्रदेश का जो स्वकर राजस्व है उसकी संरचना देख लेते हैं। सर्वाधिक राजस्व जीएसटी के रूप में प्राप्त होता है, फिर राज्य उत्पाद शुल्क, और तीसरे नंबर पर वैट, मूल्य संवर्धित कर। बस 3 ही याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है, आप सभी को पता है। सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी। तो इसी के साथ यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि देश के क्षेत्रफल का 7.3% है, ये भी याद रखिएगा। प्रमुख नीतिगत दस्तावेजों को देखते हैं। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची जो है आरबीआई ने जारी की। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, सिस्टेमिकली देख लीजिएगा यार, इंग्लिश कमजोर है अपनी, इनको DSIB कहा गया है। तो ये सूची जारी की। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, जो घरेलू बैंक हैं वो कितना सिस्टमेटिक तरीके से चल रही हैं, तो उन बैंकों के रूप में किसे किसे शामिल किया गया, बस यही याद रखना है। SBI, HDFC और ICICI, बस 3 को याद रखना है, यही 3 हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने एक हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। इस पर अगली वीडियो
जल्द ही आपको उपलब्ध करा दूंगा और कोशिश रहेगी कि चीज़ों को तेज़ी के साथ समाप्त करवा दूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और बढ़िया से पढ़िए, खूब दबा के पढ़िए। आज से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए और अपने इष्ट देव का चिंतन भी करते रहिए। धन्यवाद।